नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 10C जनांकिकी की प्रथम इकाई के पाठ 6 में आज हम जनांकी परिवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे। जनांकी संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या की अवस्थाएं। यह जनसंख्या के विकास का आधुनिकतम सिद्धांत है जिसे विश्व के अधिकांश अर्थशास्त्रियों व जनसंख्या शास्त्रियों का समर्थन मिला है। यह सिद्धांत यूरोप के अनेक देशों के आंकड़ों पर आधारित है। यह सरल है, तर्कसंगत है तथा सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। वर्तमान जनसंख्या शास्त्रियों का मत है कि प्रत्येक समाज की जनसंख्या को अनेक अवस्थाओं से गुजरना होता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। विश्व का कोई देश प्रथम अवस्था में है, कोई द्वितीय और कोई तृतीय अवस्था में है। इन तीनों अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। प्रथम अवस्था। यह अवस्था पिछड़े देशों में होती है जहाँ जन्म दर भी ऊंची है तथा मृत्यु दर भी ऊंची है। कृषि आय का प्रमुख स्रोत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था। द्वितीयक उद्योग या तो नहीं है, यदि है तो बहुत छोटे पैमाने पर। तृतीयक उद्योग या टर्शरी सेक्टर जैसे बीमा, बैंक आदि नहीं होते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम है, अतः बच्चे आय बढ़ाने के स्रोत होने के कारण दायित्व नहीं वरन पूंजी मानी जाती है। कृषि में प्रत्येक उम्र के बच्चों के लिए काम निकल आता है अतः छोटा बच्चा भी आय का स्रोत होता है। बच्चों के विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं होती, अतः उनमें व्यय नहीं होता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था होती है, अतः लालन पालन की कोई समस्या नहीं होती है। इन्हीं सब कारणों से प्रथम अवस्था में जन्म दर ऊंची होती है तथा मृत्यु दर भी ऊंची होती है। द्वितीय अवस्था। द्वितीय चरण में अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होती है। कृषि के साथ उद्योग भी बढ़ने लगते हैं। परिवहन व शहरीकरण होने से गतिशीलता बढ़ती है। शिक्षा का विस्तार, आय में वृद्धि, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में सुधार से मृत्यु दर घटते हैं। किंतु धर्मांधता, रीति रिवाज व रूढ़िवादिता के बंधन ढीले नहीं होते हैं, अतः जन्म दर नहीं घटती है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। तृतीय अवस्था में जीवन स्तर सुधार, मानसिक विकास, नारी शिक्षा, नारी रोजगार में वृद्धि तथा औरतों में जागृति आती है। परिणाम स्वरूप औरतें कम बच्चे पसंद करने लगती है। सारे जीवन भर बच्चे पालने की अपेक्षा वे अन्य क्षेत्रों में सहयोग करना चाहती है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से करने की होड़ होने लगती है। शहरीकरण से आर्थिक कश्मकश बढ़ती है। साधन कम पड़ने लगते हैं। परिवार नियोजन की विधियां विकसित होती है। विवाह की आयु बढ़ने लगती है, अतः प्रजनन आयु वर्ग का विस्तार घटने लगता है। अतः दिखावा प्रभाव या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अत्यंत प्रभावशाली होता है, अतः जन्म दर घटने लगती है। इस प्रकार ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीन अवस्थाओं को इस रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इस रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर समय दिया गया है दशाब्दियों में तथा वाई अक्ष पर जन्म एवं मृत्यु दर के आंकड़े दिए गए हैं। देखिए जन्म दर। प्रथम अवस्था में जन्म दर ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है और दोनों में अंतर बहुत कम है, इसलिए कुल जनसंख्या बढ़ती है लेकिन धीमी गति से बढ़ती है। इसके बाद में द्वितीय अवस्था में जहाँ पर जन्म दर बहुत अधिक है लेकिन मृत्यु दर जो पिछली हमने चर्चा करी थी उन कारणों से मृत्यु दर कम हो जाती है, चिकित्सा सुविधाओं और उनमें बढ़ोतरी के कारण, तो जन्म दर और मृत्यु दर का गैप या अंतर बहुत बढ़ जाता है, जिससे कुल जनसंख्या बढ़ती है तथा तेज गति से बढ़ती है। और ये तब तक चलता रहता है तब तक कि कुल जनसंख्या के बढ़ने का जो दर है वो स्थिर हो जाए, तो वहाँ से तृतीय अवस्था प्रारंभ होती है। तो ये तीनों अवस्थाएं इस रेखा चित्र में दर्शाई गई है।
जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाएं एवं जनानकीविदों के विचार। जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं के संबंध में जनानकीविदों ने अवस्था वर्गीकरण भिन्न भिन्न किया है। यही कारण है कि प्रोफेसर C.P. ब्लेकर ने 5 अवस्थाएं बताई है, तो थॉमसन, नोस्ट्रेस्ट्रीन एवं बोग ने सभी अवस्थाओं को केवल 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। ओलेन काउगिल ने 5 अवस्थाएं बताई है, तो कार्ल सक्स ने 4 अवस्थाएं बताई है। प्रोफेसर C.P. ब्लेकर ने जनसंख्या परिवर्तन की निम्न 5 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था उन्होंने बताई ऊंची स्थिरता की अवस्था या हाई स्टेशनरी स्टेज। यह जनसंख्या परिवर्तन की प्रथम अवस्था है। इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों अनियंत्रित रहने के कारण प्राय जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ऊंची रहती है। पर यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो भी अकाल, महामारी, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की जनान की विशेषता रखने वाले देशों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान होती है और यहाँ जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों प्राय प्रति 1000 40 से 50 के करीब रहते हैं। दूसरी अवस्था है शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था या फास्ट एक्सपांडिंग स्टेज। यह जनसंख्या परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि जन्म दर स्थिर या अधिक रहते हुए मृत्यु दर घटने लगती है, अतः जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। इस श्रेणी के देशों में कृषि अवस्था उन्नतिशील होती है। इस अवस्था में कृषि में ही उन्नति नहीं होती, बल्कि खनिज पदार्थों वाले क्षेत्रों में औद्योगिकरण भी होता है। इसके बाद है तीसरी अवस्था, जनसंख्या की धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था। इस अवस्था में चूंकि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों पर काफ़ी नियंत्रण कर लिया जाता है, अतः जन्म और मृत्यु दर दोनों में ही गिरावट आती है, पर जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर की अधिक घटती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि तो होती है, पर धीरे धीरे जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का प्रयास होने के कारण यहाँ जन्म दर घटकर 16 से 20 प्रति 1000 ही हो जाती है। वहीं मृत्यु दर अधिक घटकर 12 से 15 प्रति 1000 हो जाती है। इस स्थिति के देशों में अर्थव्यवस्था उन्नत स्थिति में होती है। दुनिया के कुछ गिने चुने राष्ट्र जैसे जापान, चिली, कनाडा व रूस आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चौथी अवस्था है जनसंख्या की नीची स्थिरता की अवस्था या लो स्टेशनरी स्टेज। इस स्थिति में जन्म और मृत्यु दर को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित कर दिया जाता है, अतः जनसंख्या में प्राय संतुलन बना रहता है तथा साथ ही इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। पांचवी स्थिति है जनसंख्या की घटने वाली अवस्था या डिक्लाइनिंग स्टेज। इस स्थिति में जनसंख्या काफ़ी घटने लगती है, क्योंकि मृत्यु दर से जन्म दर कम होती है, अर्थात पैदा होने वालों की संख्या कम होती है जबकि मरने वालों की संख्या अधिक रहती है। फ्रांस को इस अवस्था का उदाहरण माना जा सकता है। इस प्रकार ये प्रोफेसर C.P. ब्लेकर के 5 अवस्थाएं जो उन्होंने बताई थी वह है। थॉमसन एवं नोटेस्ट्रीन एवं बोक का मत निम्न 3 अवस्थाओं के पक्ष में था। उन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई उसमें सबसे पहले है परिवर्तन से पूर्व या प्री ट्रांजिशनल स्टेज। यह जनसंख्या में परिवर्तन की प्रथम अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर पर कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः ऐसी स्थिति में जनसंख्या में तेजी से बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। वास्तव में यह ब्लेकर द्वारा बताई गई ऊंची स्थिरता की प्रथम अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है। दूसरी अवस्था है जनसंख्या की परिवर्तन की अवस्था या ट्रांजिशनल स्टेज, जिसे ब्लेकर द्वारा बताई गई दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था से मिलती जुलती अवस्था कहा जा सकता है। इसमें यद्यपि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही तेजी से घटते हैं, जन्म दर जहाँ पहले धीरे धीरे घटती है, कुछ समय बाद इसकी गिरावट में वृद्धि होती है। वह स्थिति तीसरी अवस्था को प्राप्त करने तक बनी रहती है।
इसके बाद में तीसरी अवस्था उन्होंने बताई परिवर्तन के बाद या पोस्ट ट्रांजिशनल। यह जनसंख्या में परिवर्तन की तीसरी एवं अंतिम अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती है। अतः जनसंख्या की वृद्धि दर या तो शून्य अर्थात न के बराबर होती है या इसी के आसपास बहुत कम होती है। इस प्रकार ये इन 3 जनसंख्याविदों का बताया हुआ वर्गीकरण है। काउगिल द्वारा प्रस्तुत अवस्थाएं। काउगिल ने 5 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली है जनसंख्या की प्राथमिक चक्र की अवस्था या प्रिमिटिव साइकिल स्टेज। इसमें जन्म दर ऊंची रहती है परंतु मृत्यु दर में कम वृद्धि होती रहती है। इसी प्रकार दूसरी अवस्था है जनसंख्या की आधुनिक चक्र की अवस्था या मॉडर्न साइकिल स्टेज। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घटती है पर मृत्यु दर में आने वाली गिरावट जन्म दर से भी अधिक होती है। अतः जन्म दर मृत्यु दर से ऊंची रहने के कारण जनसंख्या बढ़ने लगती है, लेकिन जब जन्म और मृत्यु दरें समान रूप से गिरती है तब जनसंख्या समान रहती है। जनसंख्या की इस अवस्था को संक्रमण काल या ट्रांजिशनल पीरियड कहकर संबोधित किया जाता है। अगली अवस्था है भावी चक्र की अवस्था या फ्यूचर साइकिल स्टेज। इसमें मृत्यु दर कम हो जाती है, यद्यपि जन्म दर भी कम ही रहती है पर इससे भी ज़्यादा उच्चावचन होता रहता है। काउगिल का मत है कि भविष्य में जनसंख्या का यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। चौथी अवस्था है जनसंख्या की संभावित चक्र की स्थिति या प्रोबेबल साइकिल। इसमें मृत्यु दर जन्म दर से अधिक रहती है, अर्थात मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। वास्तव में यह वह अवस्था दूसरी अवस्था से विपरीत स्थिति है। काउगिल का कथन है कि इस प्रकार की स्थिति अधिकांशतः अल्प विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। पांचवी एवं अंतिम अवस्था काउगिल के अनुसार जनसंख्या की दीर्घकालीन चक्र की अवस्था या पॉपुलेशन साइकिल इन द लॉन्ग रन है। इस अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि मृत्यु दर कम होने और जन्म दर बढ़ने में होती है, लेकिन जब मृत्यु दर बढ़ती है या जन्म दर घटती है तो जनसंख्या में कमी होती है। इसी तरह से कार्ल सक्स का मत जो है वो 4 प्रकार की अवस्थाओं को बताता है। कार्ल सक्स ने जनानकी अवस्थाओं को निम्न 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया। पहला है जनसंख्या परिवर्तन की पहली अवस्था। इस अवस्था में जनसंख्या में कोई खास वृद्धि नहीं होती क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च शिखर पर होते हैं। जनसंख्या की यह अवस्था पिछड़े या अविकसित देशों में पाई जाती है। दूसरा है जनसंख्या परिवर्तन की दूसरी अवस्था। यह जनसंख्या परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाओं के विकास और उपलब्धि के कारण मृत्यु दर में गिरावट आती है। मृत्यु दर गिरने तथा जन्म दर पूर्ववत रहने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। यह अवस्था विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती है। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में मृत्यु दर गिरकर अपने निम्न स्तर में होती है, साथ ही जन्म दर में भी गिरावट होने लगती है। इसी प्रकार चौथी अवस्था यह उन्नत राष्ट्रों में पाई जाती है जहां लगभग पूर्ण विकास हो चुका है। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी गिर चुके होते हैं, अर्थात निम्न स्तर पर होते हैं। प्राय दोनों ही दरें समान होती है, अतः जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, वह लगभग स्थिर रहती है। इस प्रकार सक्स का निष्कर्ष है कि जनसंख्या की दूसरी और तीसरी अवस्था ही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को प्रकट करती है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि इन्हीं अवस्थाओं में ही होती है। प्रथम और चौथी अवस्थाओं में तो जनसंख्या समान या लगभग समान रहती है। इस प्रकार अनेक जनसंख्या शास्त्रियों ने जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों को विभिन्न अवस्थाओं से संबोधित करते हुए बताया। धन्यवाद।